हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 20। आज लेक्चर नंबर 20 के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोर्शन नंबर डी। हमारे पास जो सेक्शन चैप्टर 6 से है उसका पोर्शन डी पढ़ेंगे। आज हम डी पोर्शन बात करता है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक कोर्ट की रिट है, एक कोर्ट की जो रिट है जो कोर्ट इशू करती है किसी शख्स की अपीयरेंस के लिए, ठीक है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। जो भी प्रोसेस मीन्स समन्स हो गए हमारे पास, उसके अलावा क्या हो गए, रिट हो गए, हमारे पास वारंट हो गए, जो भी हो गए, ये सब क्या है, प्रोसेस है किसी शख्स की अपीयरेंस के लिए, ठीक है। आगे बात, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो भी रूल्स हैं रिगार्डिंग प्रोसेस, उसके अंदर सेक्शन 90 से लेकर 93C तक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अंदर पढ़ेंगे हम सेक्शन 90 बात करता है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ आर इन एडिशन टू समन्स। अब जो वारंट निकलते हैं या फिर समन निकलते हैं वारंट के बदले, ठीक है, और रूल्स, वारंट के बदले अगर कोई और इसके रूल दिए गए हों या फिर जो समन निकालते हैं उसकी एडिशन में कुछ और हम दे दें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसके जो फॉर्म जो है ना, वो फॉर्म 7 है शेड्यूल 5 के अंदर, वो आपने इसका देखना है, ठीक है। वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अ कोर्ट में इन any case in which it is empowered by this court to issue a summon for the appearance of any person other than a juror or assessor, ठीक है। अब जो कोर्ट है, कोर्ट कर सकती है जिसके अंदर कोर्ट को इख्तियारात है, ठीक है, किसी जूरर या असेसर के अलावा उन पर उनको समन्स क्या करना, उनके लिए समन्स निकालना, उसकी अपीयरेंस के लिए वो हमारे पास इशू जो कर सकती है समन्स, ठीक है। इशू आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजंस इन राइटिंग अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। अब जिससे हमारे पास मैटर के अंदर जो कोर्ट जो है इख्तियारात हैं उनको समन्स इशू करने के लिए, वो फिर अगर वो एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद अगर वो बेहतर समझती है तो फिर उसके अंदर वो क्या कर सकती है, वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास क्लास ए पर। क्लास ए बात करता है इफ़ आइदर बिफोर द इशू, अगर वो इशू होने से पहले, ऑफ सच समन्स आर आफ्टर द इशू ऑफ द सेम, ठीक है, जो समन इशू हैं उससे या फिर उससे पहले, बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस, मगर जो उसका टाइम दिया गया है उससे पहले, ठीक है। द कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज एब्सकॉन्ड और विल नॉट ओबे द समन्स। अब जो कोर्ट को ये लग जाए, कोर्ट को ये यकीन हो जाए कि ये जो है शख्स ये फरार हो जाएगा या फिर ये इस समन को नहीं मानेगा, इस सिचुएशन के अंदर ये कोर्ट जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बी के अंदर हम चले जाते हैं। बी के अंदर देखते हैं कि इफ़ एट सच टाइम ही फेल्स टू अपीयर, अगर वो वक्त पर पेश नहीं होता है, वो नाकाम रहता है पेश होने में, द समन्स इज प्रूव्ड टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड, अगर ये साबित हो जाता है कि समन जो इनके ऊपर निकाले थे वो ड्यूली सर्व हो चुके थे इन टाइम, वक्त पर, टू एडमिट ऑफ हिज अपीयरिंग इन अकॉर्डेंस देयर विथ एंड नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेल्यूर, और उस डेट पर, उस डेट ऑफ हेयरिंग पर वो हमारे पास डेट ऑफ हेयरिंग आ जाती है, मगर उस डेट ऑफ हेयरिंग पर वो पेश नहीं होता है। आगे बस समझिए, वो पेश हमारे पास नहीं होता है, ठीक है, और कोई रीज़नेबल हमारे पास एक्सक्यूज़ भी नहीं आती है उनके बिहाफ पर कि जो वो हमारे पास क्यों पेश नहीं हुए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर हमारे पास 91 पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे सब हमारे पास क्लास ए और क्लास बी जो है इसके हमारे पास एक्सेप्शन दी गई है कि वारंट ऑफ अरेस्ट कब निकलेंगे, ठीक है। उन पर अगर ये जो है फुलफिलमेंट नहीं होती है तो फिर ये इन ग्राउंड पर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं 91 कहता है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब हमारे पास एक पावर इख्तियार दिए जाते हैं कि उनसे कोई बॉन्ड लिए जाएं
कि वो जो स्पेसिफाइड टाइम एंड डेट है उन पर वो अपीयर होगा। ठीक है। वेन एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस आर अरेस्ट द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन एनी कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू अ समन्स और वारंट। अब जिस शख्स को पेश होना है और जिस कोर्ट को इख्तियार है समन और वारंट निकालने की इज प्रेजेंट इन सच कोर्ट, और उस कोर्ट में वो पेश होता है। ठीक है। अब क्या करता है, सच ऑफिसर में रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, तो फिर वो ऑफिसर जो है हमारे पास मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर उससे क्या ले सकता है, बॉन्ड ले सकता है, मीन्स उसकी जमानत उससे मांग सकता है विथ और विदाउट श्योरिटीज। अब श्योरिटी के साथ हो या फिर श्योरिटी के बिना ही, फॉर हिज अपीयरेंस इन सच कोर्ट, उसकी कोर्ट में पेश होने के लिए। जहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 92। सेक्शन नंबर 92 किसके बारे में डील करता है, सेक्शन नंबर 92 बात करता है अरेस्ट बाय ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अरेस्ट बाय ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब जो हमारे पास जिस शख्स ने हमारे पास बॉन्ड पेश किया था अपीयरेंस के लिए और वो अपीयर नहीं होता है तो फिर क्या होगा। वेन एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय एनी बॉन्ड। अब कोई भी शख्स अगर बाउंड है, पाबंद है किसी बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है, टेकन अंडर दिस कोड, जो इस कोड के तहत लिया गया है उनसे बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। कोर्ट में इशू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर हिम। तो फिर कोर्ट जो है एक वारंट डायरेक्ट कर सकती है, हुक्म दे सकती है कि उस शख्स को पेश किया जाए जिसने ये बॉन्ड पेश किया था कोर्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर उसने जो अपीयरेंस के लिए किसी और शख्स के थ्रू पेश किया था श्योरिटी के थ्रू, तो फिर उस श्योरिटी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन 93 सेक्शन बात करता है हमारे पास प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। अब जो प्रोविजंस है इस चैप्टर के वो समन्स और वारंट दोनों पर ही एप्लीकेबल होंगे। द प्रोविजंस कंटेन इन दिस चैप्टर रिलेटिंग टू समन्स एंड वारंट। अब जो प्रोविजंस जो शर्तें दी गई हैं इस चैप्टर की रिलेटिंग हमारे पास मुतल्लिक किसके समन्स और वारंट से रिलेटेड एंड दियर इशू और उसके इशू से रिलेटेड सर्विस एंड एग्जीक्यूशन, उसकी सर्विस हो फिर चाहे उसकी तामील हो, ठीक है, तामीलात हो। आरी बात समझिए। शल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एवरी समन्स एंड एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड अंडर दिस कोड। अब जो भी समन्स और वारंट होंगे, ठीक है, उन पर ये अप्लाई होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद चले जाते हैं हम हमारे पास सेक्शन 93A हमारे पास डील करता है किसके बारे में बात करता है। 93A बात करता है पेंडिंग ऑफ समन्स फॉर सर्विस आउटसाइड पाकिस्तान। अब आउटसाइड पाकिस्तान की अगर कोई शख्स रहता है और उन पर सर्विस के लिए कोई समन्स इशू किए गए हैं और वो पेंडिंग है, ठीक है, अभी तक हमारे पास सर्विस हुई नहीं है, ठीक है, उसके रिलेटेड क्या होगा। पेंडिंग ऑफ समन्स फॉर सर्विस आउटसाइड पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान से बाहर फॉर एग्जांपल कोई एक्स है जो पाकिस्तान की जुरिडिक्शन से बाहर रहता है, उन पर समन्स इशू हुए हैं मगर वो अभी तक पेंडिंग है, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये हमारे पास सेक्शंस है। आइए देख लेते हैं सब सेक्शन 1 बात करें। वेयर अ कोर्ट इन पाकिस्तान, जब कोई भी कोर्ट पाकिस्तान के अंदर डिजायर्स अगर वो ख्वाहिश रखती है, अगर वो चाहती है डेट अ समन्स इशूड बाय इट, कि जो समन्स इस कोर्ट से जो इशू किए गए हैं, इट टू एन अक्यूज पर्सन, जो कि अक्यूज पर्सन शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान के हमारे पास बाहर कहीं भी उन पर सर्विस करवाई जाए विदिन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट एस्टेब्लिश्ड कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स फॉरेन जुरिडिक्शन। अब जो बाहर की जो हमारे पास कोर्ट है जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहती है हमारे पास वो अफेंडर रहता है, वो शख्स रहता है जिसके अगेंस्ट में ये समन निकले हैं, तो फिर वहाँ की जो कोर्ट जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो हमारे पास फॉरेन जुरिडिक्शन के अंदर है
उस कोर्ट पर वो तामीलात होंगी, या फिर उसकी जो एम्बेसी वगैरह उन पर। इट शैल सेंड सच समन्स इन डुप्लीकेट, तो फिर डुप्लीकेट में वो समन भेजे जाएंगे बाय पोस्ट और अदरवाइज, फिर चाहे पोस्ट के थ्रू आप सेंड करें या फिर कोई और तरीका हो आपके पास, टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और अदरवाइज मीन्स या फिर पोस्ट के थ्रू भेजें या फिर आप किसी और जो आपके पास है प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल कोई शख्स आप यहाँ से भेज दें, ठीक है, अपने एक्सपेंसिव पे, ठीक है, टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट टू बी सर्व्ड, वहाँ का जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको सर्विस करवाई जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सब सेक्शन 2 बात करता है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74 शैल अप्लाई। 74 किसके बारे में डील करता है? सेक्शन 75 हमारे पास 4 बात करता है प्रूफ ऑफ सर्विस व्हेन सर्विंग पर्सन एब्सेंट। अब प्रूफ क्या होगा कि वहाँ पर वो सर्विस हो गई है नहीं, जबकि वो सर्विंग ऑफिसर एब्सेंट है। शैल अप्लाई इन द केस ऑफ समन्स सेंट फॉर service under this section, either if it is presiding officer of that court to whom it was sent were a magistrate in Pakistan। अगर वो जो जिस पर सर्विस करवानी है वो मैजिस्ट्रेट, बिल्कुल ऐसा ही समझा जाएगा जैसे कि वो मैजिस्ट्रेट एक पाकिस्तान के अंदर है और वो सेक्शन 74 की जो भी कंप्लाइंस है वो मुकम्मल की जाएगी। जैसा कि प्रूफ क्या होगा, वहाँ से वो उनका एफिडेविट बनता है, ठीक है, कि ये सर्विस हमारे पास ड्यूली सर्विस हो गई है, हम जो है ड्यूली सर्विस करवा देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम सेक्शन 93B। 93B बात करता है सेंडिंग ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड पाकिस्तान। अब हमारे पास सेक्शन 93A बात कर रहा था समन की आउटसाइड पाकिस्तान, और सेक्शन 93B बात करता है हमारे पास वारंट की जबकि आउटसाइड पाकिस्तान हो, ठीक है। नॉट विद स्टेटिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 82 के अंदर अगर कुछ भी दिया गया है उसको अफेक्ट नहीं करेगा ये। वेयर अ कोर्ट इन पाकिस्तान डिजायर्स अ वारंट इशूड बाय इट फॉर द अरेस्ट ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन शैल बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस आउटसाइड पाकिस्तान, के जो भी शख्स अगर कोई कोर्ट कोई वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करती है पाकिस्तान के अंदर और वो चाहती है कि कोई शख्स गिरफ्तार हो जो कि आउटसाइड पाकिस्तान से बाहर रहता हो, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स फॉरेन जुरिडिक्शन। अब जिस भी कोर्ट की जुरिडिक्शन में बाहर जो फेडरल हमारे पास गवर्नमेंट ने हमारे पास इस्टेब्लिश्ड की हो, उस कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहता हो, उस कोर्ट को ये वारंट ऑफ अरेस्ट भेजे जाएंगे। इट मे सेंड सच वारंट, तो फिर वो वारंट वहाँ पर भेजे जाएंगे बाय पोस्ट और अदरवाइज, फिर चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजें या फिर किसी और तरीके से, जैसा कि कोई यहाँ से ऑफिसर भेजा जाए वहाँ पर, ठीक है। टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट टू बी एग्जीक्यूटेड, जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में वो रहता है, जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कोर्ट की जुरिडिक्शन में वो रहता है, उस कोर्ट को भेजे जाएंगे कि वो कोर्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करवा दे। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब सेक्शन 93C पर चले जाते हैं हम। सेक्शन 93C बात करता है हमारे पास सर्विस एंड एग्जीक्यूशन इन पाकिस्तान। अब सर्विस और एग्जीक्यूशन होगी पाकिस्तान के अंदर ऑफ प्रोसेस रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। अब यहाँ तक तो हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास कोई भी एग्जीक्यूशन करवानी हो, कोई सर्विस करवानी हो, ठीक है, हमारे पास जो कि पाकिस्तान की कोर्ट इशू करती है, ठीक है, और फिर हम बाहर सर्विस करवाते हैं, उसके हमारे पास एग्जीक्यूशन भी बाहर करवाते हैं। मगर अब यहाँ पर कोई बाहर की कोर्ट कोई सम्मन इशू करती है या फिर कोई एग्जीक्यूशन इशू करती है, ठीक है, वारंट इशू करती है, तो फिर इससे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर क्या प्रोसीजर होगा। वेयर कोर्ट हैज़ रिसीव्ड फॉर सर्विस आर एग्जीक्यूशन ऑफ अ समन्स टू, ठीक है। अब पाकिस्तान की बात करें, अगर पाकिस्तान की कोर्ट अगर किसी बाहर की कोर्ट से अगर कोई हमारे पास समन्स वगैरह रिसीव करती है एग्जीक्यूशन के लिए, आर अ वारंट फॉर द अरेस्ट, या फिर वारंट ऑफ अरेस्ट की कोई हमारे पास जो भी सर्विस आती है, एन अक्यूज पर्सन इशूड बाय अ कोर्ट, ठीक है, एन अक्यूज पर्सन, ठीक है, ऑफ एन अक्यूज पर्सन, कोई भी अक्यूज पर्सन का बाय अ कोर्ट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स फॉरेन जुरिडिक्शन।
अब जो भी फॉरेन जुरिडिक्शन है आउटसाइड पाकिस्तान, जो भी कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स वहाँ से समन इशू करती है या फिर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करती है, तो फिर इट शैल काज द सेम टू बी ए सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड, तो फिर उसको बिल्कुल ऐसे ही तरह ही सर्व करवाई जाएंगी या उसको उसकी एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी। एज इफ इट वर अ समन और वारंट रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम अ कोर्ट इन पाकिस्तान, जैसा कि वो पाकिस्तान की किसी और कोर्ट ने इस कोर्ट को इशू किए हों, बिल्कुल इसी तरह ही इसकी हमारे पास सर्विस होगी। जहाँ तक बात क्लियर है, फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिडिक्शन, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब सब सेक्शन 2 बात करता है वेयर एनी वारंट ऑफ अरेस्ट हैज़ बीन सो एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब जब कोई भी वारंट ऑफ अरेस्ट जो है एग्जीक्यूट हो गई है, मीन्स कोई शख्स गिरफ्तार हो चुका है, द पर्सन अरेस्टेड शैल सो फार एज पॉसिबल बी डील्ड विथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 85 एंड 86। 85 86 में क्या दिया गया था, मीन्स हमारे पास जो रिमूवल इन कस्टडी होता है, अगर कोई शख्स गिरफ्तार हो जाता है, वारंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा। 85 एंड 86 हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस चीज़ के बारे में डील करते हैं। 85 एंड 86 मैंने कहा था आपको कि हमारे पास से जो कस्टडी है उसके रिमूवल में, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड, जिसके अगेंस्ट में कोई वारंट इशू किए गए थे, वो शख्स गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है। या फिर प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट, या फिर जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, जिस शख्स को वो जो मजिस्ट्रेट है वहाँ के इलाके मजिस्ट्रेट उसके पास पेश किया गया है, तो फिर अब क्या प्रोसीजर होगा, वो क्या कहेगा, रिमूवल इन कस्टडी, तो फिर वो उनको हमारे पास सेंड कर देगा जिसने ये हमारे पास वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।